बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी सीरीज में। हेडिंग हमारी है पहली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे कहते हैं निर्देश फ्रेम कहते हैं। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, किसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए यहाँ पर फ्रेम, निर्देश फ्रेम वही निर्देशांक निकाय है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति व गति प्रेक्षित की जाती है। देखिए ये क्या करता है, कोई वस्तु है वो उसकी स्थिति कहाँ पर है और उसकी गति कैसी है, कितने समय में कहाँ पर पहुँच रहा है, उसकी गणना जो है वो निर्देश फ्रेम के अंतर्गत की जाती है। विभिन्न निर्देश फ्रेमों में वस्तु की स्थिति व गति भिन्न भिन्न हो सकती है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग निर्देश फ्रेम में वस्तु की स्थिति अलग अलग हो सकती है, गति अलग, क्योंकि कोई फ्रेम हमारा रुका हुआ फ्रेम हो, कोई इनर्शियल होगा, कोई नॉन इनर्शियल होगा, अलग अलग फ्रेमों में पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि किसी चलती रेलगाड़ी से दौड़ी गई गेंद का पथ पृथ्वी के सापेक्ष परवलयाकार है। देखिए रेलगाड़ी से किसी गेंद को फेंका जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, जब छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो गति होगी या उसका जो मोशन होगा वो पैराबोला होगा। पैराबोला गोलाई इस टाइप में जाता है, पैराबोला होगा, जबकि रेलगाड़ी में बैठे प्रेक्षक को ये सरल रेखा में दिखाई देता है। जो छोड़ेगा उसको लग रहा सीधी गई, लेकिन होता क्या है, वास्तविकता क्या है, जो प्लेन से देगा उसको देगा पैराबोला मोशन में गई। इस प्रकार पृथ्वी व रेलगाड़ी अलग अलग फ्रेम है। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों फ्रेम चेंज हो गए, पृथ्वी अलग फ्रेम हो गई और रेलगाड़ी अलग फ्रेम हो गई। पृथ्वी क्या हुआ, रुका हुआ फ्रेम हुआ, और रेलगाड़ी कैसा हुआ, जो हमारा जो है चलता हुआ फ्रेम हुआ। तो दोनों की पोजीशन क्या होगी, बदल गई। चलती बैलगाड़ी, चलती साइकिल, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य आदि, इनके फ्रेम अलग अलग होते हैं। रेलगाड़ी का अलग है, पृथ्वी का अलग है, सूर्य का अलग है। ठीक है, ये किसी कुछ उदाहरण टाइप के हैं। किसी वस्तु की स्थिति तथा गति का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक इसे किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष वर्णित न किया जाए। कि कोई वस्तु है वो गति कर रही है, इसे चेंज कर रही है, उसकी गणना एग्जैक्ट तब तक हमको ये नहीं मालूम किस फ्रेम के सापेक्ष हमने इसको बताया है, क्योंकि फ्रेम अगर नहीं होगा तो गणना करेंगे वो एक्यूरेट ना होगा, किसी अप्रॉक्सीमेट होगा। अगर हम चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमारी एक्यूरेट टाइप किया जाए तो ये एक्यूरेट नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेट का होना भी बहुत जरूरी है। सामान्यतः दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं। क्या है, दो प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं। पहला हमारा है इनर्शियल फ्रेम, इसे कहते हैं जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। एक दूसरा हमारा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसके बारे में भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ हेडिंग है इनर्शियल फ्रेम, जिसे क्या कहते हैं, जड़त्वीय फ्रेम भी कहते हैं। वे फ्रेम जो अजड़त्वीय होते हैं या न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर बात जो आ रही है कि जो अजड़त्वीय होते हैं, मतलब क्या है, अपने स्थान से हटते नहीं है, जिनका कि वेग नियत होता है और त्वरण नहीं होता। त्वरण मतलब इसका कि त्वरण शून्य हो। इसके अलावा क्या है, न्यूटन के नियम, पहला नियम और दूसरा नियम, उसका पालन करते हैं, वो कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ बताया इसके बारे में। दो फ्रेम बना दिए, एक रेस्ट फ्रेम बना दिए, यूनिफॉर्म मोशन वाला फ्रेम बना दिया। ये हमारा रुका हुआ फ्रेम यस है, ये एस फ्रेम है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो दोनों की पोजिशनें अलग अलग है। यहाँ से इसकी पोजिशन वेक्टर है आर है, यहाँ से आर डैश है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ये रेस्ट फ्रेम। देखिए माना कि किसी निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कोई पिंड गतिशील है के निर्देशांक एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ अब देखिए पी पॉइंट हमारा जो है इसके निर्देशन क्या है, एक्स वाई जेड, किसके लिए, इस रुके हुए फ्रेम। और जो गतिशील है उसके लिए क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डी। तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेम हमारा क्या है, गतिशील किसके साथ, इसके साथ, इसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड। यदि पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो,
अगर पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जा रहा, यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ये बाह्य बल नहीं होगा तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर F बराबर होता है m × d, अलग अलग अक्ष x अक्ष है, y अक्ष है, z अक्ष। अगर हम बात करते हैं x अक्ष की तो F बराबर ma और m d² x/dt² = 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, x अक्ष के सापेक्ष लगने वाला बल 0 है, m d² y/dt² = 0, यानी y अक्ष के सापेक्ष लगने वाला बल 0 है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर m d² x/dt² = 0, m d² y/dt² = m d² z/dt = 0। देखिए तीनों अक्षों के सापेक्ष है लगने वाला बल हमारा 0 है। अगर हम यहाँ पर इस m को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो समथिंग अपॉन 0 भी 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m यहाँ पर जो है नीचे चला जाएगा, तो d² x/dt² = 0, d² y/dt² = 0, d² z/dt² = 0, यानी कि तीनों का जो हमारा मान है वो हमारा 0 हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो d² x/dt² है ये क्या है, ये है हमारा त्वरण, क्योंकि dx/dt = b होता है। जब डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक्सप्रेशन, यानी क्या है कि ये जो त्वरण है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। आगे देखिए हम जानते हैं अगर हम किसी भी मान शून्य है जो कि हमने अवकलन किया है, अगर अवकलन को पुनः हम क्या करें, यहाँ पर इंटीग्रेट करें। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d² x/dt² है, ये dx/dt हो जाएगा। और जब dx/dt हो जाएगा तो ये बन जाएगा u∗x। u मतलब क्या है, लगने वाला वेग। u जो होता है एक्चुअली में हम कहते हैं प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है u∗x। और ये कैसा हो गया हमारा कांस्टेंट, क्योंकि जब भी इसका अवकलन करेंगे जो 0 है तो उसका मान कांस्टेंट के बराबर आएगा, जैसा कि x में आया है। इसी क्रम में d² y/dt² = uy = कांस्टेंट। इसी प्रकार से dz/dt = uz = कांस्टेंट। जैसा x में आया था उसी प्रकार से y में, इसी प्रकार से z में, यानी कि ये x है, ये y है और ये z है। तीनों में क्या हो जाएगा, जो लगने वाला हमारा त्वरण है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ त्वरित, तो त्वरण जो हमारा है वो, क्योंकि u हमारा जो है वो त्वरण हमारा शून्य था, ये लगने वाला वेग है, ये कैसा हुआ, नियत हो गया। क्योंकि न्यूटन का नियम जो है वो ये बताता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, एक समान वेग से गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं आएगा। बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक समान वेग से गतिमान हो गया, यानी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर ux, uy, uz क्रमशः x, y तथा z दिशाओं के वेग के घटक, वेग क्योंकि u है हमारा क्या, वेग है, ये वेग के कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। उपरोक्त मानों से स्पष्ट है कि वेग के घटक नियत है। ये जो मान आया ये कांस्टेंट आया है, जब कांस्टेंट आए हैं तो इनके मान कैसे हैं, इनके मान कैसे हैं, नियत है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, क्या कह सकते हैं, यदि कोई बाह्य बल को आरोपित न किया जाए तो एक सरल रेखा के अंश एक समान गति से गति कर रहा है, पिंड उसी दिशा में उसी वेग से चलता रहेगा। यही न्यूटन का प्रथम नियम। कहने का मतलब ये है कि अवस्था परिवर्तन नहीं होगी जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा है। दूसरे शब्दों में जड़त्वीय फ्रेम वह फ्रेम है जिसमें जड़त्व का नियम या न्यूटन के प्रथम नियम का पालन होता है। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी कि जड़त्व का नियम। प्रथम नियम जो है वो इस पर लागू होता है रेस्ट,
ये हमारा रेस्ट फ्रेम है। अगर एक समान वेग से गतिमान होगा, ये दोनों अवस्थाएं क्या एक ही चीज में है, एक ही कंडीशन के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि एक रेस्ट फ्रेम हो, एक यूनिफॉर्म मोशन का फ्रेम हो, दोनों में क्या हो जाएगा, न्यूटन के नियम जो है वो समान रूप से लागू होंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत न्यूटन के नियम पहले और दूसरे नियम लागू होते हैं। इस फ्रेम में वेग कांस्टेंट रहता है जबकि त्वरण शून्य हो जाता है। अगर न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे उस अवस्था में यह फ्रेम इनर्शियल नहीं होगा। इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत दोनों फ्रेमों का होना अति आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।